जी अस्सलाम वालेकुम। तीसरी किस्म खुशामदीद। बात हमने छोड़ी थी आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस के करियर के बारे में, और जो पाक कोच इशू हुआ था, और वहाँ पे फिर आप यूबीएल में गए, और आपका जो आगाज़ हुआ था, आपने कहा था कि बहुत बड़ा एक बैड पोर्टफोलियो भी मुझे मिला था। उसमें माशाल्लाह कितना इजाफा किया आपने बैड पोर्टफोलियो में रहते हो। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक हम उसके बाद कोई ऐड नहीं किया हमने, कि अगर एक आध किया हो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कि ओवरऑल पाकवत में बहुत ही कंजर्वेटिव लैंडिंग होती थी। अगर आपको याद हो, इरफान साहब और अदनान साहब बहुत ही मेरिट बेस्ड काम कर रहे थे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हमने किया नहीं जो कि खराब हुआ हो। आपकी मौजूदगी में मैं यंग बैंकर्स को एक पैगाम देना चाहूँगा कि वहाँ जो हमारा तजर्बा हुआ था, आप मैं तो आपसे पहले आ गया था, पहले आए। मैं 1980 में पक को ज्वाइन कर ली थी मैंने। ये प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में तब आते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पर रिलाई करते हैं। पाकवत में जो बैड पोर्टफोलियो इशू के 10 सालों में बना था ये, उसकी बड़ी वजह ये नहीं थी कि वहाँ पे कोई खुदा न खासा किसी किस्म की करप्शन थी, बल्कि हम देखते हैं यार आईडीबी ने कर दिया, ZTBL ने कर दिया, फला ने कर दिया, हमारा तो इतना छोटा सा पोर्शन है। तो वो चलती गाड़ी सिंडिकेट में जाते हैं ये, और सिर्फ ये सोचते हुए जाते हैं कि भाई आईडीबी ने कर दिया। हमारे ज्यादातर पार्ट, जैसे आपने इसका ताजवर की मिसाल दी, ये वही थे जो इस बेसिस पे कि आईडीबी से रेफर हुए थे। अब वो बाद में कहानियां खुली कि उन्होंने रेफर क्यों किया थे। तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के जो मैंने जो सबक सीखा वो ये है कि अपनी अकल सोचो और दूसरे की अकल से सोचो। और दूसरी वही जो आपके एनजी के एमडी की बात ये कि ये देखो बॉटम लाइन पैसा है कि नहीं है। आप जरा बताएं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अच्छा, मैं आपको एक आप बिल्कुल सही बात की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब स्कॉटलैंड में पढ़ रहा था तो मेरे प्रोफेसर थे फाइनेंस के, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो बड़ी अच्छी बात करता था। वो कहता था ये देखें, आप हमेशा अच्छे कॉर्पोरेट लेंडर बनेंगे, अच्छे कॉर्पोरेट फाइनेंसियर बनेंगे जब आप जो भी लोन आप दे रहे होंगे ना, आप समझेंगे आप अपना पैसा इसको देंगे या नहीं देंगे। तो ये वो बोलता था, ये क्राइटेरिया है, समझो कि क्या वुड यू गिव योर ओन मनी टू दिस गाय। तो अगर आप इसको खुद देंगे तो कंपनी का भी पैसा दें उसको। तो ये बड़ी अच्छी वो एग्जांपल देता है। मुझे बड़ा याद आता था, पाको तो याद आता था जब वो बोलता था ना ये बात। ये पता नहीं आपसे मेरा लखड़ा हुआ इस पे नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मैंने कई दफा ये बात की कि जब लोग, क्योंकि मैं क्रेडिट कमेटी वगैरह में था, कि जब कहीं अटक जाए ना किसी अंदाज से कि करे या ना करे, तो मैंने कहा आसान सा है, एक नोशनली आप अपनी भी कोई इसमें अमाउंट लगा दें कि अपने प्रॉन्ट फंड के अगर पैसे लगाने होंगे तो आप कितने लाख लगाएंगे अलामती तौर पे। अकल सारी खुद बहुत आती है कि यार अपने पैसे नहीं लगाने, जो अपने पैसे नहीं लगाने फिर इदारे के पैसे नहीं लगाने हैं। बिल्कुल, आई थिंक इससे बड़ा फर्क पड़ता है, और आप फिर डिसीजन मेकिंग जो है ना आपकी बड़ी सही सिम्प में चली जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने भी सीखा, और मैं आपसे बल्कि सिंगल आपसे भी सीखना मुझे, वो ये कि बुनियादी तौर पे जब अपने पीछे पलट के देखा अपने बैड डेट्स को, उन लोगों के चेहरों को तो देखा, फिर सोचा हमने कि क्या ये चेहरे थे वापस करने वाले। उस वक्त आउट ऑफ एक्साइटमेंट हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया सके, और बाद में खुद बहुत मालूम आता है कि चेहरे ऐसे नहीं थे। नहीं देखें, तजुर्बे से इंसान बहुत सीखता है, और क्योंकि हमारा नया नया करियर शुरू हुआ था, हम ज़्यादा चीज़ें फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो अब बाद में आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जो मियां मंशा साहब हैं, उन्होंने अपने फाइनेंस मैनेजर से ये कहा कि गलती तुम्हारे में और हमारे में सिर्फ ये है कि हम जो है ना पहले शक की निगाह से देखते हैं और फिर उसको यानी कि इनोसेंट, वो जो फिर कहते हैं गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। सही है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप पहले इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, ये भी थ्योरी अच्छी है। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि ये आप लोग इस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि अनलेस द गाय या जो भी है प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है, तो आप उसके साथ ट्रस्ट करें। वो ट्रस्ट लेवल की बात है सर। लेकिन हम लोग फेस वैल्यू पे जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, और बहुत मुश्किल होता है नए आदमी के लिए, तो ज़रा फेस वैल्यू पे ही जाते हैं वो। लेकिन क्योंकि देखें आजकल दुनिया में खासतौर पर कॉर्पोरेट लैंडिंग में लोग पैसे लेने के लिए देखें लाइन लगी होती है, और हर स्मार्ट आदमी जो है ना उसको ही लोन मिलता है। आप ये देखें, कोई जितने आपके बैड डेट भी होंगे, उनके जो मैनेजर्स थे या जो उनको मैनेज करे, जो लेके आ रहे थे चीज़ें, दे वर स्मार्ट पीपल। हाँ, दे वर गुड इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे पहले बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, बड़े कन्विंसिंग बात करेंगे, स्टोरियाँ सुनाएंगे ये। और इन्वेस्टमेंट में मैंने बाद में CFA में जाके ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि उन्होंने एक ज्यूरी रखी। उन्होंने ज्यूरी में उन्होंने कहा कि जो लॉयर है ना, एक लॉयर एक कोई स्टोरी सुनाए इसके बारे में, ये इसके बारे में, और दूसरा बगैर स्टोरी के। जो स्टोरी सुनाने वाला का था उसको ज्यादा कन्विंसिंग समझ। तो हमेशा ये डरना चाहिए कि जो आपको अच्छी स्टोरी सुना रहा हो ना, तो आपको गौर से देखना चाहिए कि भाई ये स्टोरी में दम क्या है, पीछे क्या है, ये क्या है। तो ये बड़ा जरूरी है। स्टोरी से क्या होता है, इंसान गिर जाता है। बिल्कुल।
स्टोरी टेलिंग में ही फंसता है उसमें। आपने एक बड़ी सेंसिटिव सी बात की, और जो फैक्ट ऑफ लाइफ है हम्म, वो ये कि बाज़ औक़ात जो हमारा कस्टमर से जो वास्ता पड़ता है तो उसमें जो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बाज़ औक़ात वही प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और जाहिर है कि आपकी भी तजुर्बात में ऐसी चीज़ें आई होंगी। मैं सिर्फ ये एक और एंगल से कहूँगा, आपका माशाल्लाह कॉर्पोरेट फाइनेंस का तजुर्बा रहा वहाँ पे पाक कुवैत में, फिर आपके यूएल में तजुर्बा रहा। जाहिर है हर किस्म के लोग होते हैं, आप जैसे प्रोफेशनल भी होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें वो भी लोग आते हैं जिनकी लॉयल्टीज अपने इदारे के साथ नहीं होती हैं, बल्कि उन मियाँ साहब के साथ, उन चौधरी साहब के साथ होती हैं, जिनके अकाउंट वो अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है, जो मेरे देश से गुजराई है। सही है। और जब उनके इंटरव्यूज होते हैं तो बताते हैं साहब फलां से इतना लेके आऊंगा, फलां से इतना लेके आऊंगा, फलां से इतना लेके आऊंगा, और यही बात उनका सेलिंग पॉइंट होती है। जो तजर्बे में मेरे आया वो ये कि ये लोग 3-4 साल तक अपने उनका ताल्लुकात को कैश करते हैं, उनके यहाँ पे प्लेसमेंट कराते हैं, नए मतलब कि लाइब्रेरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि ऐसे प्रोडक्ट की इसके अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। और जब 3-4 साल के बाद बड़े इत्मीनान से वो बेड डेट छोड़ के मियाँ साहब चौधरी साहब को लेकर दूसरी तरफ चले आते हैं। बिल्कुल यही होता है, और ये होता रहा है, साइकिलिंग चलती रही है। आपको याद हो मुहिब टेक्सटाइल एक होता था, जी, वो उसमें टिपिकल यही होता था कि वो इस इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन चेंज होता रहता था, वो बंदा इधर से उधर होते थे और वो लोन इधर से उधर मूव होता रहता था। बाद में वंस साइकिल टूट गई तो खत्म। हमारे मतलब आप उठा के देखे तो 90 के बाद से जो हमारे जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इदारे बर्बाद हो गए, एनडीएफसी बर्बाद हो गया, एक्टर्स इक्विटी, एनडीएफसी, आईटीबीपी, ये सारे इन्हीं की वजह से हुए सारे। ये सारे जो पैसे डूबे हैं, ये सड़क पे चलने वाले गरीब लोगों ने डूबे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर जब जब मौका मिला है तो प्रोफेशनल्स ने भी इस मुल्क को बड़ा बर्बाद किया है। मुख्तलिफ कितने बैंक्स आ गए थे इसके साथ जो डूब गए, गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ख्याल है कस्टमर पर नजर रखें और अपने पीयर्स पर नजर रखें। असल में ऑर्गेनाइजेशन एक तो इंटेग्रिटी का जरूरी है, देखिए इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जिसका, और दूसरी ये है कि फेथफुलनेस टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, आप उसके लिए कितने फेथफुल हैं और उसके लिए आप काम कर रहे हैं और ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। ठीक, इंटेग्रिटी वगैरह तो इस तरह से ये होता है कि आपने चूँकि सैलरी मिल रही है आपको, अगर आप ये देखें आपने बाहर से भी फेवर्स अगर ले रहे हैं और साथ कर रहे हैं चीज़ें, तो ये आप बिल्कुल, ये होता यही है कि देखें जब आप इतने, वो कस्टमर भी पैसे खर्च कर रहा होता है तो उसका कोई इरादा नहीं होता लोन वापस करने का, बिकॉज उसका तो वाइबल ही नहीं है उसके लिए वो जो आप। और हमने देखा भी इस तरह कितने कंपनीज बैठी हैं और ओवर द इयर्स जो है ये एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है लोगों का। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है, मसला ये है कि कम लोग हैं जो कि अब इंटेग्रिटी वाइज अगर आप देखें हमारे खासतौर पे कॉर्पोरेट लेंडिंग पोर्टफोलियोज में, खैर अब तो सिस्टम्स बहुत स्ट्रीमलाइन हो गए हैं और तो काफी, और CIB वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था, और ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इन चीज़ों के इंसिडेंट्स कम हो गए। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी जो है ना इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस, बिकॉज आपको पता होता है कि कौन पैसे, लेकिन कुछ अरसे बाद 5-10 साल बाद अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपको पता है किसने पैसे देने किसने नहीं देने, ये तो आपको पता लग जाता है, ये पता लग जाता है, आपको फीलर आ जाता है, और फिर वो आई थिंक मैं ख्याल जब भुट्टो साहब के ज़माने में जब बैंक सारे नेशनलाइज किए गए थे उस वक्त तक इतने बड़े बैड डेट का वो इसलिए नहीं था कि कुछ थोड़े से रेगुलेटरी भी चीज़ें हमारी काफ़ी नम थी, तो बेनामी जो डिपॉजिट्स वो सेठों के पास हुआ करते थे। बिल्कुल, ठीक है, और जिसकी वो खदीजा बीबी, आमना रूपा भी भाई के नाम की वो FDI बना के रखते थे, और असल चीज जो थी वो वही उसका वो होती थी बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी। बिल्कुल, और जब नेशनलाइज हुआ और गवर्नमेंट सर्व ने, तो वो सारी चीजें पीछे आ गई, वो दूसरी चीज। और वरना पहले ये था, हमारे क्या साथी बताते हैं कि जिन्होंने सेठों के साथ नौकरी की थी कि दोपहर को खाना खा रहे हैं और बेचारा कॉर्पोरेट वाला लेके बैठा लिस्ट है, तो अभी वो निवाला तोड़ के मुंह तक लेते वो कर ले इसको, 4 पोस्टों से जानते थे। हाँ बिल्कुल, ये बात। तो अब वो बॉन्डिंग नहीं है, नहीं वो नहीं है, बिकॉज अब आई थिंक इंटेंशन अगर पैसे नहीं देने के हैं तो फिर तो आप किसी तरह से भी आप उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो आपकी बात से बड़ी मेरे ख्याल उन लड़कों को सीखने को मिलेगा जो आज कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को नहीं देखते हैं, और जो अभी तक इस चीज़ की उम्मीद पे है कि आदमी इंटेग्रिटी के अंदर कायम रहे, तो ये कि अपनी रोटी रोजी के साथ बेईमानी ना करो, दूसरों पर रिलाई ना करो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो, और सोचो ये कि व्हाट इफ के ऐसा नहीं होगा।
और आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है नेम लैंडिंग से ज़्यादा प्रोजेक्ट की जो ना बेस, उसकी सॉलिडिटी कितनी है और क्या वाइबिलिटी है, आई थिंक वो हम थोड़ा उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये अच्छी कंपनी, अगर देखें एक प्रोजेक्ट बैठने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, कुछ ऐसी कॉर्पोरेट्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम बहुत बड़ा सुना होगा, दीवान सलमान और जी जी दीवान जी जी साहिब, जी। लेकिन वो तो देखें आप कैसे बैठा और कैसे ख़त्म हो गया। वो नेम लैंडिंग करते थे उसको बैंक्स। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि हर दौर में कोई दर्जन डेढ़ दर्जन ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा उनके बड़े नाम थे ये, जी जी और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो एक मुकाबला होता था बैंकों के दरमियान, फाइनेंशियल के दरमियान, ये बिल्कुल कि आपने पूरी मेहनत कर ली, राइट। बड़ी मुश्किल से कस्टमर लेकर आए हाँ। और एक छोटे बैंक ने सोचा कि भाई इन्होंने ड्यू डिलिजेंस सारी कर ली है, हाँ वो उन्हें 2% का रेट कर दिया और आपका कस्टमर उठा के बिल्कुल, ये होता है जी। और ये होता है, ये भी करते भी बहुत चालाक हैं, बिकॉज ये इसी तरह लड़ाते हैं बैंक्स को आपस में, और इनको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं और रेट भी कम हो जाता है इनका। और इनके पास बैंकरों की कोई इज्जत भी नहीं होती। मैं ये जुमले यहाँ पे दोहरा नहीं सकता हूँ बिल्कुल सही है। कि सेठ साहब बैठे हुए थे, उन्हें किसी ने अपने कान से सुना, हाँ, मानो वो बाहर बैठे हुए तो उनका ये आपके काफी मेहमान, तो उन्होंने बाकायदा गाली निकाली थी बैंक वालों को और एक पेशे से वापसी की, ये वो लोग हैं, ये आ जाते रहते इधर, ये हाँ। मतलब ये उनका रवैया होता था। और मैंने तो एक दो लेंडर जो बाद में डिफॉल्ट हो गए बोरोवर थे, उन्होंने मजहब को भी बड़ा इस्तेमाल किया। सिंडिकेट मीटिंग होती थी तो उसमें शुरू में काफ़ी लंबी चौड़ी तिलावत और तकरीर, और फिर उसके बाद बात होती थी, और वो सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर फिर बाद में बने, और बिला वजह बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हुए। वो कोई हो नहीं सकते थे डिफ़ॉल्टर। तो ये देखें, इंसान को असल में इशू ये है आजकल के कॉर्पोरेट टेंडर्स को ना, चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। जी जी। ये किसी भाव में नहीं आ जाना चाहिए, किसी इंप्रेशन में नहीं आ जाना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा एक लॉयर होता था, आपको याद है, पाक कुवैत में मुनीर मलिक, जी जी जी। वो कह रहा था, वो उसकी एक बड़ी टिपिकल उसकी स्टेटमेंट होती थी कि हर चीज़ को आप कोलैप्स करके देखें। एग्जैक्टली। हाँ, कोलैप्स करके देखने का मतलब ये है कि आप देखें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वो हम नहीं हाँ, सोचते, हम वो सोचते जी नहीं। जी। तो वो बड़ी एक चीज़ें जो थी ना, ये एक जिंदगी में याद रह जाती हैं, वो याद रहेगी, हर जगह वो बड़ी काम आती है वो चीज़। असल में मजे की बात यह है कि ये जो लोग जिनकी नियतें होती है डिफॉल्ट करने की, हाँ, वो लोगों की साइकी को समझते हैं। समझते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि पंजाब में एक बहुत बड़े कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप था, और उनके पास मिलने गए थे हमारे बॉस, और बहुत मुतासर होकर आए थे कि पूरी फैक्ट्री में जहाँ से गुजर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कुरान तोहफे में, जनाज़ तोहफे में। उनको पता था कि इनका मजहबी रुझान है, वो इन्हीं चीज़ों बड़े मुतासर हो गए थे ये। सही बात। लेकिन बाद में वो सेक्टर के बहुत बड़े डिफॉल्टर निकलेंगे। हाँ, तो ये लोग तो वो है जिनको मालूम हो जाए कि भाई मेरे साहब को शायरी पसंद है, तो पहले शेर रट के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मजहब को तो बड़ा मिसयूज किया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये इस तरह की केसेस काफ़ी मैंने भी देखे, और मैं शुरू में बड़ा इंप्रेस होता था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे वालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि कोई बिजनेस डीलिंग में या आपके उसमें कोई मजहब को बीच में लाए ना अगर, तो उससे काम नहीं करना, बिकॉज वो मजहब के आड़ में वो आपसे जो है आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो बड़ी कस्में खाते थे और ये और वो, और उसने बड़ा हमें धोखा दिया था। तो उसके बाद उनका भी तजुर्बा वहीं बना था कि वो भरोसा करके दे देते कि अल्लाह और रसूल का नाम ले रहा है वो। लेकिन ये इन चीज़ों में ऑब्जेक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसमें जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं उन यंगस्टर के लिए जो आजकल कॉर्पोरेट फाइनेंस में बैठे हुए हैं, और जिस नतीजे तक पहुंचे हैं कि पहली बात तो ये है कि दूसरे इदारे की सिंडिकेशन में रिलाई ना करो। उनके अपने कुछ भी मकासद, बिल्कुल आप अपना देखें, अपने इदारे का मफाद देखें, दूसरे इदारे का मफाद ना देखें ये। और दूसरी बात ये, किसी की चिकनी चपड़ी बातों में ना आए। और हाँ बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि अपने साथियों पर भी नजर रखें, ये बहुत जरूरी है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई जैसा नहीं होता। और किसी भी आपका दफ्तर का, बैंक का कोई साथी ऐसा है जिसके अखराजात उसकी नॉन किस्म की जो आमदनी है उससे बढ़ के हैं, तो अलर्ट होना चाहिए कि उसको कोई और फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन में अगर थोड़ी भी अलर्टनेस होगी ना, तो अगर वो जिन चीज़ों को सपोर्ट करेगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये है गड़बड़ है इसके अंदर। असल में इसमें अलर्टनेस की बड़ी ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहना चाहिए और जो है ना अप्रोप्रिएटली एक्ट करना चाहिए उस सिचुएशन में। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो मोटी मोटी फिजिकली रिपोर्ट होती है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, अपनी अकल इस्तेमाल करिए। हम भी जो फंसे थे पहले एक और इदारे में भी है, मैं पाककोट में था पहले, तो वहाँ पे ये था कि मालूम है कि बोर्ड मीटिंग से 3 दिन पहले आईडीपी वालों ने बना के भेजी, अब हर चीज पकी पकाई 12 मसाले की चाट आ गई है। और फिजिकली रिपोर्ट जो बड़ी जबरदस्त लग रही सारी है, उनका बोर्ड में रखो देखी जाएगी, और निकल भी गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि फिजिकली रिपोर्ट में रिलाई नहीं करता हूँ, जो अपनी अकल है। फिजिकली रिपोर्ट क्या है, वो देखिए नंबर है ना, आप जैसे खेलते हैं, आपको एक्सेल पे बनती है वो सारे, जी आप जो नंबर डालते हैं उसको
नूरियाबाद में एक बहुत बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही थी। हाँ। अब जब वो आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही थी, जो कि जाहिर है गाड़ी वगैरह की फाइनेंसिंग थी, तो उस वक्त एक बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई गई थी, और जिसमें जो ओरिजिनल कैपेक्स था वो तो पूरा आ रहा था, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टफॉल ना तो उसके पास थी, एंटरप्रेन्योर के पास थी, ना कहीं बैंक से मिली थी। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जनाब जिस दिन आइसक्रीम बननी शुरू होगी तो पार्टियां तो बाहर लाइन लगा के बैठ जाएंगी, और हमारी आइसक्रीम जो वो हॉट केक की तरह बिकेगी, पार्टियां एडवांस लेके जाएंगी। उस पर रिलाई करते हुए हमने भी इस पर कोई जजमेंट अपना अप्लाई नहीं किया, और वहाँ पे फाइनेंसिंग कर दी। जब फाइनेंसिंग कर दी और जब टेस्ट ट्रायल आया तो मालूम ये फील्ड तो वो है जहाँ पे आप एडवांस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको वहाँ पे हर दुकान के ऊपर अपने वो रखने आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीजर, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और फिर जब उसके पास पहले जब आप पहला स्टॉक बनाएंगे उसके तो पैसे चाहिए होंगे आपको जी, वर्किंग कैपिटल। हाँ, और उसके बाद क्रेडिट सप्लाई करेंगे, रेफ्रिजरेटेड वैन में सप्लाई करेंगे। ये हमने कभी फिल्म में देखे ही नहीं, हमने उस पर रिलाई कर लिया था कि जनाब लोग एडवांस देंगे, तो थोड़ी सी अपनी अकल अप्लाई करें। और मैं ख्याल अभी बात चलती रहेगी, जरा किस्से लंबी जाएंगी, तो अब हम चौथी किस्म मजीद बात करेंगे।